आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं उसने हमारे कानून और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी एक ऐसे पति की है जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का झूठा आरोप लगा और जिसे इस वजह से 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन जिस पत्नी को सब मरी हुई मान चुके थे वो अचानक जिंदा मिल गई। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो मरी हुई थी तो फिर जिंदा कैसे मिल गई और इसके बाद इस केस में क्या क्या हुआ। चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली घटना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। आज की इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक छोटे से गांव बसवनहल्ली से। इस गांव में सुरेश अपनी पत्नी मल्लिगे और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुरेश और मल्लिगे की शादी को करीब 18 साल हो चुके थे। दोनों का रिश्ता सामान्य था और उनकी जिंदगी शांतिपूर्वक चल रही थी। सुरेश एक सीधा सादा और मेहनती आदमी था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना या लालच नहीं था। बस वो चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन नवंबर 2020 में सुरेश के जीवन में अचानक एक बड़ा बदलाव आ गया। उसकी पत्नी मल्लिगे बिना कुछ बताए घर से गायब हो गई। सुरेश को लगा कि शायद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब मल्लिगे का कोई पता नहीं चला तो वो परेशान हो गया। उसने गांव के हर कोने में और रिश्तेदारों के यहाँ मल्लिगे को ढूंढा, लेकिन कहीं से भी मल्लिगे की कोई जानकारी नहीं मिली। फिर आखिरकार जब सुरेश को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो कुशल नगर इलाके के पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर मल्लिगे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज किया और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी मल्लिगे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस ने ये मानते हुए कि शायद मल्लिगे किसी घरेलू विवाद की वजह से खुद ही कहीं चली गई होगी और कुछ दिनों में लौट आएगी, उसकी तलाश बंद कर दी। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए और 2021 आ चुका था। सुरेश अब हर दिन अपनी पत्नी के बिना अकेलेपन का सामना कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन सुरेश के गांव के पास कुछ गांव वालों ने एक इंसानी कंकाल देखा। ये दृश्य किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। इस वजह से गांव वालों ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल की जांच शुरू की। जांच के दौरान कंकाल के पास एक महिला के कपड़े और एक जोड़ी चप्पल भी पड़ी मिली। ये देखकर पुलिस को इस बात की पुष्टि हो गई कि ये कंकाल किसी महिला का है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कंकाल और सभी सामान को अपने कब्जे में लिया और घटनास्थल से वापस पुलिस स्टेशन भेज दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि ये कंकाल किसका था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस उस कंकाल की पहचान करने में जुट गई। तब पुलिस ने कंकाल के पास मिले कपड़ों की जांच की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जब मल्लिगे लापता हुई थी तब सुरेश ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उस रिपोर्ट में दर्ज विवरण के मुताबिक जिस दिन मल्लिगे गायब हुई उस दिन उसने जो कपड़े पहने थे वैसी ही कपड़े इस कंकाल के पास से बरामद हुए। ये इत्तेफाक अब पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग बन चुका था और इसी आधार पर पुलिस ने मान लिया कि ये कंकाल मल्लिगे का ही है। और क्योंकि ये कंकाल सुरेश के गांव के पास से मिला था, पुलिस ने सीधे उसी पर शक जताया कि शायद उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। और बिना कुछ जांचे परखे पुलिस सीधे सुरेश के घर पहुंची और उस पर हत्या का आरोप लगाया। और फिर उसकी एक भी बात सुने बिना उसे मल्लिगे के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेश ने कई बार खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो बार बार चिल्लाकर कहता रहा, साहब मैं वही इंसान हूँ जिसने खुद अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो मैं भला उसे क्यों मारूंगा। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने जैसे पहले ही तय कर लिया था कि कातिल वही है। अब सुरेश की जिंदगी एक नई मुसीबत में फंस चुकी थी। अब धीरे धीरे मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया। सुरेश के माता पिता अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए हर तरफ वकील तलाशने लगे, लेकिन तंग आर्थिक हालात के चलते कोई भी वकील उनकी मदद को तैयार नहीं हुआ। हर बार उनकी उम्मीदें टूट जाती क्योंकि उन्हें अंदर से यकीन था कि उनका बेटा निर्दोष है, मगर पैसों की कमी ने उनकी आवाज को कहीं तक भी पहुंचने नहीं दिया। लेकिन इसी दौरान मैसूर के एक वकील जिनका नाम पांडु पुजारी था, जो जरूरतमंदों की निशुल्क मदद के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक दिन अखबार में सुरेश के केस के बारे में पढ़ा। जैसे ही उन्हें पता चला कि सुरेश न केवल गरीब है बल्कि उसके पास कानूनी मदद का कोई सहारा भी नहीं है, उन्होंने बिना समय गवाए उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। इसीलिए पुजारी जी ने सबसे पहले जेल जाकर सुरेश से मुलाकात की। सुरेश ने अपनी पूरी स्थिति पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने सुरेश की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और केस से जुड़ी फाइलें और दस्तावेज मंगवाए। दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तब उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण बात पता चली। केस की फाइल में डीएनए टेस्ट से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस से संपर्क किया।
तब उन्हें पता चला कि पुलिस ने जो कंकाल बरामद किया था उसका डीएनए टेस्ट कभी कराया ही नहीं गया था। ये एक गंभीर और हैरान कर देने वाली लापरवाही थी, क्योंकि पुलिस ने बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के एक ऐसे इंसान को आरोपी बना दिया था जो पूरी तरह से बेकसूर था। इस पर पुजारी जी ने कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कोर्ट ने किस आधार पर यह मान लिया कि जो कंकाल पुलिस ने बरामद किया है वो मलिगे का ही है। न तो उसका मेडिकल टेस्ट हुआ था और न ही डीएनए जांच करवाई गई थी। इसके आधार पर पुजारी जी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया जाए और उसे मल्लिगे की मां या पिता के डीएनए सैंपल से मिलाकर पहचान की पुष्टि की जाए। कोर्ट ने पुजारी जी की इस अर्जी को स्वीकार किया और कंकाल के डीएनए टेस्ट का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया गया। कई हफ्तों की प्रक्रिया के बाद 27 सितंबर 2023 को इसकी रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सामने आया कि जिस कंकाल को पुलिस ने मलिगे का बताया था वो वास्तव में उसका था ही नहीं। कंकाल का डीएनए मलिगे की मां के सैंपल से मेल नहीं खा पाया। इसलिए आखिरकार कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस को पूरे मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका था कि बरामद किया गया कंकाल मलिगे का नहीं है। इस वजह से कोर्ट ने पुजारी जी की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुरेश को 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया। लेकिन सुरेश के पास कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की रकम जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसके माता पिता पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने ये रकम जुटाई और आखिरकार अक्टूबर 2024 में सुरेश को जमानत मिल गई और वो करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आया। सुरेश और उसके परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी, लेकिन अब उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो चुकी थी। सुरेश अब समाज की नजरों में एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिस पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लग चुका था। भले ही कोर्ट ने उसे अब भी दोषी ठहराया नहीं था, लेकिन लोग उसे अपराधी समझने लगे थे। लेकिन सुरेश अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि अगर मल्लिगे मिल जाती है तो वही एकमात्र तरीका है जिससे वो खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर सकता है। इसलिए उसने दोबारा पुलिस से मदद मांगी, लेकिन इस बार भी पुलिस ने इस मामले में कोई सक्रियता नहीं दिखाई। तब मजबूर होकर सुरेश ने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली और खुद ही मल्लिगे की तलाश शुरू की। उन्होंने आसपास के गांवों में जाकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन फिर भी मल्लिगे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी जैसा कि कहा जाता है, वक्त चाहे कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों न हो, सच कभी न कभी सामने जरूर आता है। ऐसा ही कुछ हुआ 1 अप्रैल 2024 को। उस दिन सुरेश के कुछ दोस्त पास के एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसकी शक्ल मलिक से काफी हद तक मिलती जुलती थी। पहले तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ पल बाद जब उन्होंने उस महिला को ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गए। चेहरा, हाव भाव और चाल ढाल सब कुछ मल्लिगे जैसा ही था। शंका को दूर करने के लिए उन्होंने सावधानी से उस महिला का एक वीडियो बना लिया और तुरंत वो वीडियो सुरेश को भेज दिया ताकि वो खुद देख सके कि ये वही मल्लिगे हैं या कोई और। सुरेश ने जैसे ही वो वीडियो देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीडियो में जो महिला थी वो मल्लिगे ही थी, जिसे वो मरी हुई समझकर 2 साल तक जेल में सजा काटता रहा। सुरेश की भावनाओं का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। बिना किसी देरी के सुरेश वीडियो लेकर कुशलनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने पुलिस अधिकारियों को वीडियो दिखाते हुए कहा, आपने मुझ पर अपनी पत्नी की हत्या का इल्जाम लगाया था, लेकिन मेरी पत्नी मरी नहीं है, वो जिंदा है और ये रहा सबूत। फिर पुलिस ने उस वीडियो को देखा, उसकी जांच की। तब जाकर पुलिस को सुरेश की बातों पर यकीन हुआ और उन्होंने माना कि मल्लिगे जिंदा है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में एक बार फिर से मल्लिगे की तलाश शुरू की और तब पता चला कि वो अपने गांव से महज 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मल्लिगे और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और मल्लिगे को बताया गया कि उसकी गैर मौजूदगी के कारण उसके पति पर हत्या का आरोप लगा और वो 2 साल तक जेल में रहा। तो इस पर उसने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। मेरा पति एक अच्छा इंसान है। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने मल्लिगे से जरूरी पूछताछ की और फिर उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट दी कि सुरेश की पत्नी मल्लिगे जिंदा है और हत्या का कोई मामला बनता ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अदालत को मल्लिगे का बयान भी सुनाया। अपने बयान में मल्लिगे ने कहा, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, इसलिए मैंने अपने पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने का फैसला किया। मल्लिगे का बयान सामने आने के बाद कोर्ट ने सुरेश को निर्दोष घोषित किया और केस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश भी दिया है। तो ये थी सुरेश की कहानी, जिसे भले ही इंसाफ मिल गया हो, लेकिन जो 2 साल उसने जेल में बिताए
उसे उसका हिसाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब मलिगे जिंदा थी तो फिर वो कंकाल किसका था? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।